नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, इसी क्रम में आज हम सूफी काव्य की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो प्रमुख विशेषता है वो है परंपरागत तथा काल्पनिक कथा स्रोत। इस कालखंड में लिखित प्रेमाख्यान के कथा स्रोत मुख्यतः परंपरागत जनमानस पर बिंबित पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं हैं, जिसका प्रयोग कल्पना के प्रचुर प्रयोग द्वारा हुआ है। अधिकांश कथाएं हिंदू राज परिवारों से संबंधित हैं। कुछ प्रेमाख्यानों में ऐतिहासिक चरित्रों को तथा घटनाओं को अपनाया गया है, लेकिन उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की अधिकतर उपेक्षा ही हुई है। इस रूप में पद्मावत और कुतुबमुस्त्री रचनाओं को देखा जा सकता है। परंपरागत कथाओं में हिंदू के साथ मुस्लिम परंपरागत कथाओं का भी प्रयोग किया गया है, जैसे यूसुफ, जुलेखा, लैला मजनू आदि। कभी कभी हिंदी में प्रख्यात प्रेमाख्यान के कथा की पुनरावृत्ति भी हुई है, जैसे मधुमालती की कथा वस्तु को लेकर दक्षिण में गुलशन इश्क लिखा गया। माधवानल कामकंदला में किंचित परिवर्तन कर 7-8 कवियों ने प्रेमाख्यान लिखे। चंद लोरित की कथा भी अलग अलग रूप में हुई। भावों के मानवीकरण की प्रवृत्ति भी सबरस जैसे काव्य में पाई जाती है, जो परंपरागत कथा उसमें देखी जा सकती है। हिंदू और मुस्लिम परिवार की विधर्मी प्रेम कथा अधिक मात्रा में नहीं लिखी गई। प्राय नायक और नायिका सधर्मी चित्रित की गई हैं, लेकिन चंदरबदन यार में विधर्मी प्रेम कथा चित्रित है। तात्पर्य कथा वस्तु के परंपरागत स्रोतों से ये कथाएं जरूर आई हैं, लेकिन तत्कालीन स्थितियों का प्रभाव भी उस पर देखा जा सकता है। दूसरी प्रमुख विशेषता है अलौकिक या आदर्श प्रेम की व्यंजना। इन प्रेम गाथाओं में लौकिक प्रेम गाथाओं का चित्रण है, लेकिन मात्र प्रेम कथा कहना इनका उद्देश्य नहीं है। कुछ विद्वानों ने इन्हें मात्र लौकिक प्रेम गाथाएं माना है और कुछ विद्वानों ने इसका उद्देश्य सूफी मत का मात्र प्रचार व प्रसार माना है। हमारी नज़र में ये दोनों धारणाएं अतिवादी हैं। दोनों धारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान किसी न किसी पूर्व धारणा से ग्रसित हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा इतिहास, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या साहित्यिक, एक तरह से उस पर जमातवादी दृष्टिकोण हावी है। तटस्थता का दृष्टिकोण कम ही रहा है। प्रेमाख्यान काव्य को लेकर भी हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जमातवादी दृष्टिकोण से उसके उद्देश्य का विश्लेषण किया जाता रहा है। कुछ लोग इसे पूरी तरह सूफी मानते हैं तो कुछ लोग पूरी तरह से भारतीय, जबकि असलियत यह है कि प्रेमाख्यान भारतीय और सूफी दोनों के सम्मिलित प्रभाव में लिखे गए हैं। दोनों दर्शन में अलौकिक तथा आदर्श प्रेम प्रतिपादन की लंबी परंपरा रही है। अतः भक्तिकालीन प्रेमाख्यान को मात्र मनोरंजन का साधन कहना कहाँ तक उचित होगा। वस्तुतः इन काव्यों में लौकिक प्रेम गाथा के माध्यम से अलौकिक तथा आदर्श प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। जहाँ सूफी प्रभाव अधिक मात्रा में हुआ है, उन रचनाओं में सूफी साधना के आत्मा, परमात्मा, शैतान, गुरु की मान्यता में दिखाई देता है। अन्य काव्यों में प्रेम तत्व की महत्ता अभिव्यक्त हुई है। तीसरी प्रमुख विशेषता है मानवीय हृदय के सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन। इन प्रेमाख्यानों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग को इनमें अधिक महत्व दिया गया है। वियोग अवस्था में प्रेमी की विभिन्न मानसिक दशाओं का सूक्ष्म अंकन इन काव्यों की अपनी विशेषता है। यह वियोग निष्क्रिय आक्रोश मात्र नहीं, बल्कि प्रियतम को प्राप्त करने के लिए सक्रिय है, इसलिए कई बाधाओं से टकराना यहाँ अनिवार्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में नायक नायिका की विभिन्न भाव दशाओं का चित्रण किया गया है, जिसमें प्रसंगवश उत्साह, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, कपट, दया, सहृदयता और सौजन्यप्रक भावों की सुंदर व्यंजना हुई है। विरह वर्णन में 12 मासा वर्णन के अपनाव के कारण इर्द गिर्द का परिवेश और उसके चरित्र के मानस पटल पर पड़े प्रभाव से उत्पन्न भाव तरंगों का अंकन भी इसमें हुआ है। कहीं विरह वर्णन में भावातिरेक का चित्रण अतिरंजित शैली में हुआ है, जहाँ नायिका विरह के रक्त के आंसू बहाने लगती है, लेकिन उसे एक शैली के रूप में स्वीकार करना चाहिए, दोष के रूप में नहीं। चौथी प्रमुख विशेषता है वर्णनात्मकता। वर्णनात्मकता प्रबंध काव्य रूपों में अनिवार्य रूप से आ जाती है। प्रेमाख्यान काव्य में नायिका के सौंदर्य का नक्शित वर्णन हुआ है। नायिका
का लोकोत्तर सौंदर्य वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया जाता रहा है, जिसका एक कारण परंपरा में देखा जा सकता है और दूसरा अलौकिक प्रेम व्यंजना के उद्देश्य में। इसमें नक्सिक रंग रूप और हाव भाव के अतिरिक्त कला, विषादता, विदग्धता आदि का भी समावेश है। इन काव्यों में वस्तु, घटना, कार्य, पर्व, उत्सव आदि का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों, वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, सरिता, विभिन्न ऋतु आदि का विस्तृत वर्णन प्रसंगवश तथा कभी कभी अप्रासंगिक रूप में भी किया गया है। अगली प्रमुख विशेषता है अद्भुत घटनाओं का चित्रण। इन प्रेमाख्यानों में अद्भुत घटनाओं का चित्रण पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इन घटनाओं के स्रोत भारतीय और फारसी दोनों रहे हैं। परियों, अप्सराओं, राक्षसों तथा नारियों का अपहरण और नायक के हाथों उसकी मृत्यु, जादू द्वारा नायिका की पंछी बन जाना और फिर उसका उद्धार, बोलने वाले पंछी, तोता, हंस के साथ साथ हिंदू मुस्लिम देवी देवता, पीर आदि के साथ जुड़ी अद्भुत कथाओं का प्रयोग भी इनमें हुआ है। इन अद्भुत पात्र घटनाओं का प्रयोग कथानक की मूल आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। इसमें भी प्रतीकात्मकता के साथ ही रूढ़िबद्धता भी दिखाई देती है। अगली प्रमुख विशेषता है सांस्कृतिक समन्वय का काव्य। प्रेमाख्यान हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का काव्य है, चाहे वह कृति हिंदू ने लिखी हो या मुस्लिम कवि ने। हाँ, जहाँ मुस्लिम कवि ने सूफी मत को की परोक्ष या प्रत्यक्ष चर्चा की है, वहीं उसमें सांप्रदायिक भावों का अभाव ही है। उन्होंने कहीं भी अन्य मतों का खंडन नहीं किया है। उन्होंने पीर पैगंबर की स्तुति की है और उनकी महानता को अबाधित किया रखा है। भारतीय दर्शन और मुस्लिम दर्शन का यहाँ टकराव नहीं बल्कि समन्वय ही दिखाई देता है। इतना ही नहीं, तत्कालीन सभी धार्मिक मतों का सहज प्रभाव इन कृतियों में ग्रहण किया गया है। अगली प्रमुख विशेषता है भारतीय और फारसी शिल्प मिश्रण। कथानक को विकसित करने वाले तत्वों और पात्रों के जीवन में आने वाले मोड़ों के लिए प्रेमाख्यानों के रचयिताओं ने भारतीय और फारसी शिल्प का सुंदर मिश्रण किया है। फारसी शिल्प मसनवी शैली में है, जिसके अंतर्गत काव्यारंभ में ईश्वर वंदना, पैगंबर प्रशंसा, खलीफा स्तुति आदि का कवि परिचय आदि आता है। भारतीय प्रबंध परंपरा में मंगलाचरण और ईश स्तवन की परिपाटी रही है। कथा में गति लाने के लिए भारतीय काव्यों में काव्य रूढ़ियों का उपयोग किया गया है। फिर है श्रृंगारेतर रसों के प्रति उदासीनता। इन काव्यों में प्रधानतः श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। श्रृंगार में भी विप्रलंब श्रृंगार को ही प्रमुखता दी गई है, इसलिए संयोग श्रृंगार की प्राय उपेक्षा हुई है। पूर्व राग को जागृत करने के लिए गुण, श्रवण, प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न दर्शन व चित्त दर्शन का प्रयोग किया गया है। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत सखा सखी, वन उपवन, ऋतु परिवर्तन आदि का चित्रण किया गया है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में उन्होंने इतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी कि विप्रलंब श्रृंगार के वर्णन में ही, और न ही उन्होंने नायक नायिकाओं के भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अगली प्रमुख विशेषता है सहज, सरल व स्वाभाविक भाषा प्रयोग। प्रेमाख्यानों की रचना उत्तरी भारत के प्रमुखतः अवधी में और दक्षिण में दक्षिणी भाषा में हुई है। अवधी और दक्षिणी भाषा का जनमानस में जो स्वरूप था, उसी को इन कवियों ने अपनाया है। अवधी भाषा में लिखे गए प्रेमाख्यानों की भाषा पर राजस्थानी, भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। उस्मान और नसीर की काव्य भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव दिखाई पड़ता है और नूर मोहम्मद में कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। भक्ति काल में राम काव्य और सूफी का प्रभावित प्रेमाख्यानों ने अवधी को अपनाया है, लेकिन सूफी प्रभावित प्रेमाख्यानों की भाषा अवधी राम काव्य की भाषा की अपेक्षा अधिक सरल और स्वाभाविक रही है। अगली जो अंतिम विशेषता है छंद और अलंकार विधान। सूफी प्रभावित अवधी धारा के प्रेमाख्यानों में मुख्यतः दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सवैये, बैरवे आदि छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। दक्षिणी के प्रेमाख्यानों में फारसी का द्विपदी छंद मसनवी प्रयुक्त हुआ है। कथा परिवर्तन तथा विषय परिवर्तन के लिए शेर का प्रयोग भी किया गया है। अलंकारों के प्रयोग में प्रेमाख्यानों के रचयिताओं ने बहुधा प्रचलित परंपरा का अनुसरण किया है, जहाँ इसमें एक और अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन शैली में उपयोग हुआ है, जिस पर फारसियत का प्रभाव दिखाई देता है। इस काव्य में समासोक्ति का प्रयोग अत्यधिक सुंदरता के साथ हुआ है।
यूँ तो इसमें सभी अलंकारों के उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति के विभिन्न भेदों का दृष्टिगोचर किया गया है। इन प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति, निर्गुण ईश्वर में आस्था, मुक्तक शैली, ढांचे में ढला चरित्र चित्रण आदि विशेषताएं भी इस धारा की काव्य में दिखाई देती हैं।